मेरी बात सुनो, जो तुम ये अभी तक नहीं करिए जीवन में एक अच्छा सा बैंक बैलेंस हो जाए, गाड़ा के मास से आप कंपेयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स। एटम हमने पढ़ लिया था, एटॉमिक मास हमने पढ़ लिया था, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ लिया था, एवरेज एटॉमिक मास पढ़ लिया था। तीन फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है ना। देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मोल, नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, उसके भी तीन केसेस हमने पढ़ लिए थे, ठीक है ना। और अब हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो जो बच्चे पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, इससे पहले के तीन छोटे छोटे लेक्चर आप लोगों को देखने पड़ेंगे, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। एटम्स पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स पढ़ चुके हैं, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, जो भी है देख लेना यार, ठीक है। फिलहाल आज का जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा मॉलिक्यूल्स से। देखो मेरी बात सुनो, जो चीजें आपने एटम के लिए पढ़ी है, सेम सारी चीजें हमें मॉलिक्यूल्स के लिए भी पढ़नी पड़ेंगी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एटॉमिक मास, आपने पढ़ोगे मॉलिक्यूलर मास। आपने पढ़ा था एवरेज एटॉमिक मास, यहां पे पढ़ोगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास। आपने पढ़ा था कौन सा, रिलेटिव एटॉमिक मास, और आप यहां पे भी पढ़ोगे क्या, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहली बात, मॉलिक्यूल होता क्या, लिखा हुआ है, अ मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय अ केमिकल बॉन्ड। जरूरी नहीं है सिर्फ दो ही एटम, दो से ज्यादा एटम मिलकर भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अच्छा यार एक बात समझो, कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं हाइड्रोजन है, मान लो अपने पास। अब हाइड्रोजन आपको पता है इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में। हाइड्रोजन के दो एटम मिलकर क्या करेंगे, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। हाइड्रोजन जो है वो एक डायटॉमिक गैस है ना। हाइड्रोजन H की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं एक बार, यार क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा वाई, मतलब ऐसा क्यों है कि हाइड्रोजन के दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये नहीं कर रहे हैं। मतलब जो हाइड्रोजन का सिंगल एटम है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता, तो ऐसा है, पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है वो रिएक्शन करी क्यों है, सोच के ना करे, मजे से अपना बैठे हैं, क्या फर्क पड़ता है, बताओ, सोच के बताओ। हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, ना करें, बैठो आराम से घर में, आराम से मजे में चद्दर तान के नेटफ्लिक्स देखो, क्या फर्क पड़ता है, तारक मेहता देखो, या फिर कुछ भी ना करो। सोचो जब स्टार्टिंग में कुछ भी ऐसा हु हा ला है ना, जैसे क्या तो आदिमानव वैसे बन के घूमते, क्यों हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं सो दैट हमारे पास एक स्टेबिलिटी आ जाए, राइट। स्टेबिलिटी का मतलब क्या, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई करने का सेम मेन मुद्दा तो यही है ना, कि यार एक अच्छी जॉब मिल जाए, या हमारा एक अच्छा बिजनेस हो जाए, और हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए जीवन में, एक अच्छा सा बैंक बैलेंस हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, और बस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, जितने भी एलिमेंट है वो भी रिएक्शन इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो स्टेबल हो पाए। अब स्टेबल मतलब कैसा, कौन स्टेबल है, तो आपने पढ़ रखा है कि ग्रुप नंबर 18 की जितनी भी गैसेज है, कौन कौन सी, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनॉन हो गया, और रेडॉन हो गया। तो हमारे पास ग्रुप नंबर 18 की जो गैसेज है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, इनकी तरह बाकी के सारे एलिमेंट स्टेबल होना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी गैसेज स्टेबल है। और ये स्टेबल कब पाई गई, देखो हीलियम एक ऐसी गैस है जिसका डुप्लेट कंप्लीट होता है। बाकी जितनी भी गैसेज है इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना। आपने पढ़ रखा होगा कि जितनी भी गैसेज है, जितनी भी नोबल गैसेज है, उन सबका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर रहे हैं। इस वजह से ये कैसे हैं, अपने पास स्टेबल गैसेज हैं। तो जितने भी एलिमेंट हैं बस वो यही चाह रहे हैं कि या तो उनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए या फिर उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही उनका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ वो भी किसकी तरह बन जाएंगे, हमारे पास जो नोबल गैसेज है उनकी तरह। और जैसे वो नोबल गैसेज बन जाएंगे या नोबल गैसेज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेंगे, नोबल गैसेज तो नहीं बन जाएंगे, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो अचीव कर लेंगे, उससे होगा क्या कि वो स्टेबल हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ आ रही है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप हाइड्रोजन को देखो, अब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके बेचारा कहां घूमेगा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल ही नहीं है। दूसरा हाइड्रोजन की बात करें, वो भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल नहीं है। वही वाली बात हो गई कि मान लो एक का नाम है चंगू, एक का नाम है मंगू। चंगू के पास 2.5 रुपए, मंगू के पास 2.5 रुपए, मैं हूं समोसे वाले भैया और समोसा बेच रहा हूं 5 रुपए का, तो ना तो चंगू खरीद सकता है ना ही मंगू खरीद सकता है। लेकिन अगर चंगू और मंगू क्या करें, अपने 2.5 रुपए मिला ले और मेरे पास ले आए, 5 रुपए हो गए, मैं उन्हें एक समोसा दे दूंगा, वो अपना आधा आधा खा ले। क्या मेरी बात सुन आ रही है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये भी स्टेबल नहीं है, इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये भी स्टेबल नहीं है। क्या, एक काम करो, शेयर कर लो, तुम अपना इलेक्ट्रॉन मेरे साथ और तुम अपना इलेक्ट्रॉन मेरे साथ। अब हुआ क्या, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। कहने का मतलब जो आउटरमोस्ट शेल हो गया उसमें भी इसके पास भी क्या आ गया, उस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, उस बॉन्ड के अंदर भी क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन, उसके लिए भी 2, उसके लिए भी 2। उससे हुआ क्या कि अब H2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और 2 का मतलब क्या होगा, हीलियम, और हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कैसा है, स्टेबल। इस वजह से जितने भी तुम्हारे एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। क्या यहां तक की बात समझ आ गई, पहले बताओ। अच्छा एक और बात समझा दूं, अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्रुप नंबर 18 की गैसेस को क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस बोलते हैं कि नोबल गैसेस बोलते हैं, तो ध्यान रखना, दीज आर नॉट इनर्ट गैसेस। इनर्ट सिर्फ इन 3 गैसेस को ही कहा जाता है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेस, क्योंकि आज तक नेचर में इनका एक भी कंपाउंड नहीं पाया गया। और बाकी सारी गैसेस को नोबल गैसेस बोलते हैं। सारी गैसेस नोबल गैसेस है, इनर्ट सिर्फ स्टार्टिंग की 3 गैसेस है। क्या मेरी बात सुन आ रही है,
जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपसे अगर पूछा जाए कि इनर्ट गैसेस कौन सी है, नोबल गैसेस कौन सी, आप कहोगे सर सारी गैसेस नोबल है, बट इनर्ट सिर्फ ये 3 गैसेस है, क्योंकि यार क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन का तो आप अभी केमिकल बॉन्डिंग में इसके कंपाउंड्स पढ़ोगे, तो जिनके कंपाउंड मिलने वो इनर्ट कैसे होगा? इनर्ट बस ये 3 है, इन्हीं के नेचर में एक भी कंपाउंड नहीं पाया जाता। तो आई होप अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन अकेला मिलकर क्यों 2 एटम हाइड्रोजन के मिलकर H2 बना रहे हैं, है ना? हाइड्रोजन अकेला क्यों नहीं घूम रहा है? इसलिए नहीं घूम रहा है कि अकेला वो स्टेबल नहीं है, और H2 क्या है? स्टेबल है। सिमिलरली ऐसे ही क्या होता है बेटा कि ऑक्सीजन के 2 एटम क्या करते हैं? आपस में रिएक्शन करेंगे और एक O2 का मॉलिक्यूल बना लेंगे। नाइट्रोजन के 2 एटम क्या करेंगे? आपस में रिएक्शन करके N2 का एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। नाइट्रोजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम ये मिलकर क्या करेंगे? एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बना लेंगे, राइट? सिमिलरली आप ले लो कि वाटर में अगर आप देखो तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे, क्या करेंगे? H2O का फॉर्मेशन कर लेंगे। अबे ये रिएक्शन ऐसे होती नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए लिख रहा हूं बस, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अब आप देखो 4 फास्फोरस के मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे और फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे P4, 4 फास्फोरस के एटम, सॉरी 4 फास्फोरस के एटम मिलके फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे जो P4 है। अब सुनो एक बात, फास्फोरस ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, अकेला फास्फोरस नेचर में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, इसलिए होता क्या है कि 4 फास्फोरस के मॉलिक्यूल आपस में मिलके एक P4 का मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, ऐसे ही सल्फर के 6 एटम मिलके क्या करेंगे? सल्फर का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, और 8 एटम भी सल्फर के क्या करेंगे? मिलके एक S8 का मॉलिक्यूल बना देंगे। ऐसे ही तुम लोग जब मुंह में छाले जाते ना तो वो खाते हो विकासुल कैप्सूल, विटामिन B12, ऐसे बोरॉन के 12 एटम मिलेंगे। बोरॉन के कितने एटम? 12 एटम, और मिलके क्या बनाएंगे? बोरॉन का एक मॉलिक्यूल बना देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना? तो मॉलिक्यूल क्या है? लिखा हुआ है कि अ मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय अ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, और भी देख सकते हो यार, जैसे फॉर एग्जांपल 6 कार्बन ले लो, है ना, 12 हाइड्रोजन ले लो, 12 अपने पास के ले लो हाइड्रोजन, और 6 ऑक्सीजन ले लो, ये मिलके क्या बना लेंगे? C6H12 एंड O6, ये एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो ये हमारे क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स हो गए। चले आगे, चलो भाई इतने का जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट से और आगे चले। मॉलिक्यूल पढ़ लिया, अब पढ़ते मॉलिक्यूलर मास। जैसे एटम पढ़ के एटॉमिक मास निकाला था, मॉलिक्यूल पढ़ के मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास है क्या? देखो लिखा मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल के मास को बोलोगे। इट इज कैलकुलेटेड एज सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ, कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। कहने का मतलब क्या है भैया? देखो जैसे मान लो C6H12O6 है, तो अब इसमें कार्बन का मास इंटू में कितने कार्बन के एटम है, प्लस हाइड्रोजन का मास इंटू हाइड्रोजन के कितने एटम है, प्लस ऑक्सीजन का मास इंटू हाइड्रोजन के कितने एटम है। एक बात बताओ, एक झोला है सब्जी वाला, उसमें मान लो 4 बॉल पड़ी है रेड कलर की, 5 बॉल पड़ी है व्हाइट कलर की, और 3 बॉल पड़ी है ब्लैक कलर की, और तीनों का मान लो रेड कलर का मास है 4 ग्राम, व्हाइट वाले का मास है 2 ग्राम, ब्लैक वाले का मास है 3 ग्राम। कैसे पूरे झोले का मास निकालोगे? तो आप कहोगे एक काम करते हैं, जो व्हाइट वाले का मास है मल्टीप्लाई बाय व्हाइट वाले का नंबर, प्लस जो ब्लैक वाले का मास है एक बॉल का मल्टीप्लाई बाय ब्लैक वाली कितनी बॉल है, प्लस और दूसरा कौन होता है? रेड, रेड वाले का मास इंटू रेड वाले का नंबर, जोड़ दिया। ऐसे तो करेंगे इसमें भी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं O2 का मास बताओ, मॉलिक्यूलर मास, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा? 16। कितना ऑक्सीजन है? 2, तो कितना हो जाएगा? ये 32 हो गया। सिमिलरली नाइट्रोजन का मास कितना होता है बेटा? 14। एक नाइट्रोजन का 14, कितना नाइट्रोजन है? 2, कितना हो जाएगा? ये 28। सिमिलरली अगर CH4 की बात करें, कार्बन का मास कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1, कितने हाइड्रोजन है? 4, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 16। नाउ नाइट्रोजन की अगर बात करें, कितना होता है? 14, और प्लस 3 हाइड्रोजन है, यानी कि 1 इंटू में 3, कितना हो गया बेटा? 17। ठीक है ना, 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया ना। चलो C6H12O6 कैसे निकालोगे मॉलिक्यूलर मास? देखो कार्बन का मास कितना होता है बेटा? 12, कितने कार्बन है? 6, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 12, यानी कि हाइड्रोजन का मास हो गया 1, हाइड्रोजन है कितने? 12, और प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, कितने ऑक्सीजन है बेटा अपने पास? 6 है। इन्हें आप जब जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 180, राइट। शुगर का निकाल लो, तो कार्बन 12 है, तो इसका मतलब 12 क्या हो जाएगा? 12 इंटू में 12, प्लस क्या लिखूं? प्लस लिखूंगा मैं हाइड्रोजन का 1 इंटू में क्या? 22, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? 16, और इंटू में कितना? 11। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 342 के अप्रॉक्स, राइट। ऐसे ही अब यहां पे कॉपर का कितना होता है? कॉपर का होता है बेटा 63.5, प्लस सल्फर का कितना होता है? 32 होता है। ठीक है, देखो ऑक्सीजन का 16 होता है, और 16 4 64, 16 चौके 64, तो इसे डायरेक्ट लिख दो 64, ये 64 हो गया। और कह रहा है प्लस का 5H2O। जरा एक बार बताओ, H2O का अलग निकाल ले। H2O कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन का कितना? 1 इंटू में कितना हाइड्रोजन है? 2, प्लस का ऑक्सीजन कितना हो गया? 16, कितना आ गया बेटा? ये 18।
वाटर का 18, कितने 18 कितने वाटर है 5, यानी कि मैं क्या लिखूंगा 5 इंटू में 18। इन्हें बस आप क्या करोगे सॉल्व कर लोगे, आपका कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का जो भी मास होगा वो निकल के आ जाएगा। सिमिलरली आप देखो ये है क्या, इसे बोलते हैं पोटाश एलम, ठीक है ना, ये क्या होता है पोटाश एलम। हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं फिटकरी। क्या कहते हैं बेटा, यही है फिटकरी। पापा लोग जब घर में शेविंग करते हैं तो आफ्टर शेविंग में लगाते हैं ना व्हाइट कलर का फिटकरी, और ये बहुत ही बेस्ट एंटीसेप्टिक भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे मेरे कट लग गया, तो अब 2 ऑप्शन है, या तो मैं जाके टेटनस का इंजेक्शन लगवा लूं, या मैं दूध में, घर में मम्मी कहते हैं ना हल्दी डाल के पी लो, तो भी ठीक है, हल्दी भी तो एंटीसेप्टिक होती है। सिमिलरली फिटकरी भी आप दूध में डाल के पी सकते हो, बट वो वाली नहीं जो पापा ने दाढ़ी बना के रखी वही घोल के पी लो, वो नहीं, साफ वाली, ठीक है, साफ वाली पीसी, हल्दी डाली 1 चम्मच, हल्दी नहीं सॉरी फिटकरी डाली 1 चम्मच दूध में पी लो। ये भी क्या है, ये भी एक बेस्ट एंटीसेप्टिक होता है। फिलहाल अगर मुझे इसका मास निकालना, कैसे निकालूंगा, मैं तुम्हें मास लिख के दे रहा हूं, कैलकुलेशन तुम अपने आप करते रहना। देखो बेटा पोटेशियम का होता है 39, कितने पोटेशियम है 2, तो इंटू 2, प्लस सल्फर का होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना बेटा 16, और इंटू में कितना हो गया 4, 16 से कुछ 64, चार डाउट लिख दो। एल्यूमिनियम का बेटा 27 होता है, तो 27 और कितने एल्यूमिनियम है 2, प्लस अब एक काम करो SO4 का निकाल लो, है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सल्फर का कितना मास होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 8, 8 चक्कू, या मैंने 16 क्यों लिखा बेटा, अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है 16 सॉरी मैं 16 चक्कू 64, 64 और 32 कितना होगा, ये लिख लो इधर 64, इधर लिख लो 32, तो 3 और 2 6, 6 3 9, है ना 96। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, कहां गया, अबे कहां गया भाई, ये रहा, ये हो गया 96, और कितने हैं SO4 टोटल 3, तो इंटू में 3 कर लो, प्लस 24 इंटू H2O का भी निकालना था, कितना आता है बेटा 18। बस आपने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, 900 समथिंग आएगा, देख लेना जो भी होगा, ठीक है ना, इसे सॉल्व कर लेना। सिमिलरली अगर आपको K4FeCN6 का निकालना है तो क्या करेंगे, अगेन वही चीज है, पोटेशियम है कितने बेटा, पोटेशियम होता है 39, कितने पोटेशियम है 4, तो इंटू 4 कर दो, ठीक है ना, अरे भैया 4 कैसे बन गया, इंटू 4, प्लस Fe का 56 होता है 56 प्लस, अब देखो कार्बन का कितना होता है बेटा, कार्बन का मास 12, और नाइट्रोजन कितना होता है 14, तो 12 14 कितना 26, 26 इंटू 6 कर दो, तो ये हो जाएगा 26 इंटू में 6। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपका K4FeCN6 का मास निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से इसे भी आप सॉल्व कर लो फटाफट, बहुत तेजी में, जितनी तेजी में कर पाओ। चले आगे, बहुत इजी था, ठीक है ना। अच्छा मैं कुछ मासेस यहां पे लिख दे रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर का कितना होता है 63.5 होता है। Fe का होता है बेटा 56, ठीक है ना, और किसका लिख दो, बैरियम का एक लिख लो, बैरियम का होता है 137। Ag का लिख लो, Ag का होता है 108 के आसपास, है ना, 107 पॉइंट समथिंग होता है, 8 एक मतलब 107.8 के आसपास है, तो 108 लिख लो। और क्या बचा अपने पास, और लिख लो आप किसका लो, क्लोरीन का लिख लो बेटा, ये होता है 35.5, है ना, और किसका लिखोगे तुम, और कुछ बचा, सल्फर का पता ही है तुम्हें कितना होता है 32 होता है। पोटेशियम का लिख लो 39 होता है, और ऑक्सीजन का बेटा 16 होता है, नाइट्रोजन का हमारे पास 14 होता है, और क्या लिखूं, और किसका लिख दो, बस हो गया, तो क्या कार्बन का भी लिख लो, ये 12 होता है, ठीक है, कुछ बचा क्या, और कुछ नहीं बचा। सिलिकॉन का लिख लो Si का 28 होता है, सोडियम का 23 होता है, 23 मैंने 32 लिख दिया, नहीं लिखने जा रहा था 23, इतना सफिशिएंट है। ये कुछ मासेस हैं जो आपको याद कर लेने चाहिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगी। अब मेरी बात सुनो यार, सुनो भैया मेरी बात सुनो, देखो ऐसा है, एटॉमिक मास निकाल चुके हैं, फिर भी यहां पे लिखा हुआ है, तो मैंने तो बताया था एटॉमिक मास होता क्या है। एटॉमिक मास को कहा जाता है AAMU, A इंटू में क्या AMU, और जैसा कि आपको पता है कि 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम, राइट। तो अगर मैं वापस से इसी एटॉमिक मास के फॉर्मूले को सही से लिखूं, थोड़ा सा सही से, कि अब बताओ एटॉमिक मास कितना होगा, तो एटॉमिक मास को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, कैसे कि मैंने लिखा कि A और इंटू में 1 AMU किसके बराबर है 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम। तो ये कहानी बिल्कुल ही सही है, आई बात समझ में। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास, तो जैसे एटॉमिक मास को कहते हैं AMU, ऐसे मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा बेटा M इंटू में AMU। अब कहानी तुम समझ गए होगे। एटॉमिक मास को हम लोग क्या बोलते हैं AMU, और 1 AMU की वैल्यू इतनी है, तो एटॉमिक मास कितना हो जाता है A इंटू में दिस नंबर। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है MAMU, और मैं इसे लिख दूं कि M को तो MA रहने दो, और इंटू में 1 AMU कितना होता है, ये होता है हमारे पास 1.66 इंटू में 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी,
ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास क्या, मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, अब करें इसका क्वेश्चन। चलो बेटा जल्दी छापो इसे, छापम छापी स्टार्ट करो, लेके प्रभु का नाम। देखो बेटा, एटॉमिक मास एएमयू, 1 एएमयू की वैल्यू ये है, तो इसे क्या लिखेंगे, ए इंटू में दिस नंबर। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एम एएमयू, सेम वैसे बस ए वहां पे ए था, यहाँ पे एम कर दो यार, क्या फर्क पड़ता है। और 1 एएमयू किसके बराबर है, ध्यान रखना। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं, क्या कहूं, क्वेश्चन ही करा देता हूं ना, ऐसे नहीं। देखो क्वेश्चन देखो, कह रहा है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ C12H22O11। तो हम कहेंगे कह रहे ये तो बहुत इजी है कि अगर हमें क्या निकालना है, अभी हम निकाल चुके हैं मॉलिक्यूलर क्या, मास। तो ये हमारे लिए तो ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। बायां कौन सा हाथ है बेटा, कोई जो सा भी है। देखो कैसे भैया, कार्बन का मास होता है 12, कितने कार्बन है बेटा 12, प्लस हाइड्रोजन का मास इंटू 122, प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 में इंटू में कितना कर देंगे 11। इसे सॉल्व करोगे आ जाएगा 342। आ गया आंसर, गलत है ये आंसर। क्यों, तुमसे कह रहा है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस, मतलब कि शुगर इन ग्राम। मेरी बात सुनो, जो तुम ये अभी तक निकाल रहे थे ना, जो भी आपने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं, ये बेटा एमयू में होगा, ये ग्राम में नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जो भी तुमने ये निकाला 32, 28, 16, 17 या जो भी 180, 342, ये एमयू में है बेटा, ग्राम में थोड़े ना है। अभी मैंने इधर क्या लिखा, मॉलिक्यूलर मास क्या है, एमएमयू। तो अगर हम तुमसे कह रहे सल्फर का मास बताओ मॉलिक्यूलर मास, तुमने बोला 32, तो ये 32 एमयू है। अगर आपको इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, तो मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, 32 इंटू में मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर। अब आई बात समझ में। तो क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको ग्राम में कैलकुलेट करना है, तो ये 340 तुमने क्या निकाला, ये तुमने निकाला तो मॉलिक्यूलर मास ही है, बट ये तुमने एएमयू में निकाला है। तो मैं लिख दूं ये क्या है, ये तुम्हारा 342 एएमयू है। एंड वी नो दैट, अभी मैंने क्या लिखा पीछे कि 1 एएमयू किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम। क्या इतनी बात क्लियर हुई। तो एएमयू में निकाला, ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा कितना 342 इंटू में दिस नंबर 1.66 इंटू में 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम। अब जो भी आपकी मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू आएगी है ना, वो किस में आ जाएगी, ग्राम में। क्या मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है ना, इतना आसान भी नहीं है कि तुमने मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख लिया, आ रहा है अब तो बस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिमिलरली अब कह रहा है इसका निकालो, कह रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस, ये क्या है बेटा, यूरिया है। ठीक है, कह रहा है कि यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकालो, लेकिन किसमें, ग्राम में। तो अब वैसे निकालो बेटा, कैसे कि मैंने बोला कि अगर हमें इसका क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा 14 प्लस 1 इंटू में क्या लिखेंगे 2, प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और प्लस फिर से 14 और प्लस 1 इंटू में 2। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 60। लेकिन ये 60 क्या आया बताओ जल्दी, ये 60 क्या है, 60 एमयू आया। ठीक है ना, ये क्या है 60 एमयू। तो जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू में 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम। तो बस इतनी बात ध्यान रखनी पड़ेगी तुम्हें कि जो भी हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाले हैं पीछे, वो हमारे एमयू में होते हैं। ग्राम में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट मॉलिक्यूलर मास विद दिस नंबर। इंग्लिश देख रहे हो बेटा, चले आगे। चलो, कह रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। भैया देखो, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है डेंसिटी का। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तुमसे पूछा क्या, वॉल्यूम है ना। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी, रो को क्या बोलते हैं, डेंसिटी किसकी बेटा, वाटर की। ये होती है 1 ग्राम पर ml। कुछ ना करो बस 1 कर लो, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू। अब बात करते हैं वॉल्यूम, तो हमें कैलकुलेट ही करना है ना, मास की बात करते हैं। वाटर के लिए कह रहा है, तो मैं बताओ H2O के लिए जब आप मास निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 इंटू में 2 प्लस का कितना हो जाएगा 16, ये कितना आ गया बेटा 18। लेकिन ये 18 क्या आया जल्दी बताओ, क्या बता रहा हूं उतनी देर से, 18 तुम्हारा एमयू में आएगा ना यार, ये 18 क्या आ जाएगा एएमयू। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 18 इंटू में 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम। ठीक है ना। अब इस वैल्यू को उठा के, मास को उठा के यहां पे ला दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 इंटू में क्या बेटा 1.66 इंटू में 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम। अब आप क्या करो, ये वॉल्यूम निकाल लो, है ना। वॉल्यूम इक्वल टू, ये वॉल्यूम इधर आ गया, अपॉन में वन नीचे आ जाएगा, तो 80, यही पूरा नंबर ही आ जाएगा वापस से। अब बैठ के इसकी मल्टीप्लाई करते रहना आराम से, ठीक है ना। 20, अरे भैया चल जाए यार, 1.66 इंटू में 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम। ये आपका निकल के आ गया क्या, वॉल्यूम। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इजी था, मतलब इतना ज्यादा इजी कि कितना बताएं तो इजी। चलो आगे चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ,
देखो जैसा आपने पढ़ा था एटॉमिक वाले, जब हम लोग एटम की बात कर रहे थे, हमने एटॉमिक मास पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास। मैंने तो बताया था रिलेट कर ही क्यों रहे हैं, है ना, याद है एग्जांपल मैंने कहा था, जैसे मान लो सब्जी बनी, सब्जी तीखी है, तो तीखी वाली सब्जी हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कल के कंपेयर मास तीखी है। ऐसे ही जब भी आप एटॉमिक मास निकाले तो कार्बन 12 के मास से आप कंपेयर कर रहे थे, इससे इतना ज्यादा, इससे इतना कम है। जो तुमने एटम के लिए फॉर्मूला पढ़ा सेम वही रहेगा मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन क्या है, जब तुमने ऊपर लिखा था कि इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ एन एटम विद रिस्पेक्ट टू द 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12, तो अब यहां पे एटम की जगह पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा बस। तो क्या लिखे, देखो ये हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ एन एक्चुअल मॉलिक्यूल, वहां पे एटम था, यहां पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल, बस इतना ही है, विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ, या फिर ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखो, विद रिस्पेक्ट टू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12, है ना। तो बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था, बस वहां पे एटम था, यहां पे क्या है, ये आपको ध्यान रखना, वहां पे हमने एटम लिखा था, यहां पे क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल। तो जब आप रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बनेगा मास ऑफ एन एक्चुअल मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, है ना। ये कहानी है बस। और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं MAMU, भी हम देख ही चुके हैं। और बेटा देखो मैंने आपको बताया था ना, 1 MU किसे बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है 1 AMU। इससे ये उड़ा दो, और इस तरीके से जो तुम्हारा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है वो भी क्या निकल के आ जाएगा, यूनिट लेस। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं है, बस एटम की जगह मॉलिक्यूल करना। चले आगे, चलो आगे बेटा। देखो अब बात करेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास की। सुनो मेरी बात, जब आपने एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा था तो हमने एक ही केस देखा था। एवरेज मॉलिक्यूलर मास में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 केसेस देखने पड़ेंगे। देखो बिल्कुल पीछे वाला वीडियो अगर देख रखा है तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। एवरेज मॉलिक्यूलर मास, पहली बात तो क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये है अपने पास, है ना, हमने पढ़ रखा आइसोटोपिक मिक्सचर। आइसोटोपिक मिक्सचर का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, उसमें आइसोटोप्स प्रेजेंट है, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, 1H1, 1H2 और 1H3। तो भैया अगर हम इसका मास निकालेंगे, मास थोड़ा होगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास होगा ना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 1H1 वाले भी एटम है, 1H2 वाले एटम भी है, 1H3 वाले एटम भी है। बिल्कुल वैसे ही कि मान लो इसके अंदर 3 आइसोटोप है, मान लो क्या, कौन कौन से, एक आइसोटोप मान लो आप पहला, फिर दूसरा आइसोटोप, और फिर अपने पास कौन सा, तीसरा आइसोटोप। अब इसके क्या 3 केसेस बनेंगे। 3 केसेस क्या आपके, मान लो एक तो इसकी परसेंटेज ऑफ अबंडेंस लिख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, और इधर लिख लेते हैं हम लोग कौन सा, मॉलिक्यूलर मास। मान लो इसकी परसेंटेज ऑफ अबंडेंस है x1, इसकी परसेंटेज ऑफ अबंडेंस है x2, इसकी कितनी है x3, और इसका मॉलिक्यूलर मास है m1, इसका मॉलिक्यूलर मास है m2, इसका मॉलिक्यूलर मास है m3। और अगर मैं तुमसे कहूं कि ये तो तुम पढ़ ही चुके हो, तुम कहोगे बिल्कुल सर ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ये तो सेम ही है फॉर्मूला। देखो यार पहला केस जो बनेगा ना वो यही वाला बन जाएगा। केस नंबर पहले की अगर हम बात करें, पहला केस क्या हो जाएगा, पहला केस हो जाएगा कि इफ परसेंटेज ऑफ अबंडेंस इज गिवन। अगर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, मतलब एक्स मोल फ्रैक्शन की परसेंटेज गिवन है, x1, x2 और x3 की। तो अगर परसेंटेज ऑफ अबंडेंस गिवन है, या यार इसी चीज को कहा जाता है मोल परसेंट गिवन है, ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं कि मोल परसेंट इज गिवन। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, बहुत प्यार से देख लो बेटा, ठीक है। देखो कैसे पढ़ी रखा है, देखना क्या है। देखो एम एवरेज का फॉर्मूला क्या बनाओगे, देखो जैसे मान लो हमारे पास वही वाली बात आ गई, बॉल एक झोले में क्या है, बॉल्स हैं अलग अलग कलर की, रेड कलर की 10 बॉल, तो रेड कलर का मास इंटू 10, ब्लैक कलर की 5 बॉल, तो ब्लैक कलर की बॉल का मास इंटू में 5, और व्हाइट कलर की 6 बॉल, तो व्हाइट कलर का मास इंटू 6 डिवाइड बाय 100। तो भाई ये फॉर्मूला क्या है, m1 क्या करेंगे, इसका मास इंटू इसकी अबंडेंस, m1 इंटू x1। अबंडेंस का मतलब कितनी मात्रा में वो अमाउंट प्रेजेंट है। जैसे कि मान लो किसी झोले में 4 गेंदें हैं व्हाइट कलर की, तो व्हाइट कलर की गेंद का मास इंटू में 4, ब्लैक कलर की 10 गेंदें हैं तो ब्लैक कलर की मास इंटू में 10। आई बात समझ में, बस। तो एम एवरेज का फॉर्मूला m1 x1 प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m2 में x2, और प्लस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m3 एंड x3 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 100। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये आपके पास क्या बन गया, एम एवरेज का फॉर्मूला। और एक और बताओ यार, ये परसेंटेज ऑफ अबंडेंस है, x1 प्लस x2 प्लस x3 है क्या, ये तो परसेंटेज ऑफ किसी भी चीज की परसेंट कितनी होगी टोटल,
100 ही तो होगी। तो यानी कि कहने का मतलब ये भी तो है कि जो हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 है ये किसके बराबर है बेटा 100 के, क्योंकि यार तीनों परसेंट है ना। कहने का मतलब 100 में से 30 ये है, 20 ये है, 50 ये है, तो टोटल का सम कितना 100 ही होगा। तो इसका मतलब जहां पे 100 तुमने लिखा है क्या उसकी जगह पे मैं x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख दूं। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला बन गया क्या, ये हमारा फॉर्मूला बन गया m एवरेज का कि m1 x1 एज इट इज, m2 x2 एज इट इज और m3 x3 एज इट इज। लेकिन जहां पे आपने लिखा था नीचे 100, अब 100 की जगह क्या लिख देंगे x1 प्लस का x2 प्लस का x3। तो ये एक और फॉर्मूला है, कोई भी चेंजेस नहीं है, वो सिंपल सी बात है। छापो इसे फटाफट जल्दी से बेटा, छापे स्टार्ट करो। ये था हमारा केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट कब लगाओगे, जब तुम्हें क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ अबंडेंस यानी कि अगर x1 x2 x3 की परसेंटेज गिवन है, कितने परसेंट, 10% ये है, 20% ये है, 16% है, तब। ठीक है ना, चलो आगे, चलो बेटा चलो जल्दी से चलो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, एग्जाम्पल नंबर 2 या फिर कह दो केस नंबर 2। केस नंबर 2 का मतलब है इफ नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन, नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन। अगर क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है कि भैया ये पूरा सब्सटेंस हो गया, ठीक है ना, अब इसमें क्या है, इसके आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे, मान लो कितना, इसका मोल एक का दे रखा n1, दूसरे का दे रखा n2, तीसरे दे रखा n3। ठीक है, मान लो 3 आइसोटोप है, 1 2 3, पहले का n1, दूसरे का n2 मोल है, तीसरे का n3 मोल है। इसका मॉलिक्यूलर मास मान लिया हमने क्या m1, यहां लिख लो, ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास। इसका मान लिया हमने m1, इसका मान लिया हमने m2, इसका मान लिया हमने लोगों ने m3। अब अगर इस केस में मैं तुमसे कहूं कि फॉर्मूला बताओ क्या होगा, तो तुम कहोगे सर हमारे पास फॉर्मूला ये है। हमने फॉर्मूला भी क्या पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है m एवरेज का कि क्या होता है m1 x1 प्लस क्या बेटा m2 x2 और प्लस का क्या m3 एंड x3 और डिवाइडेड बाय क्या था अपने पास 100। यार हमारे पास फॉर्मूले में n1 n2 n3 है ही नहीं, हमारे पास तो मोल फ्रैक्शन है x1 x2 x3 है। लेकिन अगर तुम्हें क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो तुम तो मोल फ्रैक्शन निकाल ही लोगे यार। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है जिसमें तुमसे a और b प्रेजेंट है, एक बीकर है जिसके अंदर a b और b भी प्रेजेंट है। अगर मैं तुमसे पूछूं ए कितना प्रेजेंट है, तो जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं इसी को मोल फ्रैक्शन बोलते हैं कि ए का अमाउंट, ए की परसेंटेज ऑफ अबंडेंस कितनी है, इसी को तो मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अगर मैं तुमसे कहूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालो, एक्स ए निकालो, कैसे निकालेंगे, ए के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यानी कि Na प्लस Nb। अगर ऐसे में तुमसे कहता है एक्स भी निकालो, मतलब मोल फ्रैक्शन निकालो किसका, बी का, कैसे निकाले, बी के मोल को पूरे टोटल मोल से डिवाइड कर दो यानी कि Na प्लस का Nb। क्या मेरी बात समझ आ रही है। मान लो इसमें एक और बी के बाद सी भी बन रहा होता, ए से क्या बनना, बी और सी, तो क्या करते फॉर्मूले में, तो यहाँ पे प्लस का Nc कर देते, इधर भी प्लस का Nc। टोटल मोल्स का मतलब जितनी चीजें प्रेजेंट है Na प्लस Nb प्लस Nc, Na प्लस Nb प्लस Nc। क्या मेरी बात सुन आ रही है। तो अगर हमें क्वेश्चन में मोल्स दे रखा है तो क्या हम मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो इस वाले केस में अगर आपसे कहें x1 निकालो, कैसे निकालोगे, n1 मतलब जिसका निकाल लो उसे ऊपर रख दो, है ना। अगर हम मोल फ्रैक्शन पहले आइसोटोप का निकालना है तो इसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल मतलब n1 प्लस n2 प्लस n3, क्या हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस का n3। सिमिलरली x2 देख लो क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस का n2 एंड प्लस का n3। और अगर मैं तुमसे कहूं x3 निकालो तो क्या निकालोगे तुम लोग, n3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस का n2 एंड प्लस का n3। ये तुम्हारा x1 x2 x3 निकल गया। अब करना है क्या अपने को, अब हमें ये वाली वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर देनी है बस। तो इसे थोड़ा सा छोटा कर लें, इतना सफिशिएंट है ना, ये सही है। अब देखो अब करना क्या है, जो भी हम लोगों ने x1 x2 x3 की वैल्यू निकाली उसे उठा के यहां पे पुट कर लो। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखना जरा, तो ये हो जाएगा m1 और इनटू में x1 की जगह क्या लिखोगे, तुम लिखोगे इनटू में क्या n1 अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस का n3। और एक और बात समझो बेटा, ये x1 x2 x3 होता क्या है, मैंने क्या बोला था, ये क्या होता है, ये परसेंटेज ऑफ अबंडेंस है, याद है। अगर परसेंटेज ऑफ अबंडेंस है तो यहां पे मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना पड़ेगा, हाँ या ना बेटा। परसेंटेज मतलब 100 से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, इनटू में 100, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा m2, इधर आ जाएगा अपने पास क्या n2 अपॉन में n1 प्लस का n2 प्लस का n3 और इनटू में अगेन 100 और प्लस इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा अपने पास n3 और यहां पे क्या आ जाएगा n3 अपॉन में n1 प्लस का n2 और प्लस का n3 और इधर क्या आ जाएगा इनटू में 100। डिवाइडेड बाय क्या था बेटा फॉर्मूले में, डिवाइडेड बाय 100 चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, प्लस 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 तो 100 कॉमन लेके 100 से 100 उड़ा दो साले को, देखी जाएगी। देखो इधर क्या बचा अपने पास, तो अपने पास बचा m एवरेज इज इक्वल टू कितना, ऊपर बचा m1 n1 प्लस का m2 n2 प्लस का m3 n3 डिवाइडेड बाय क्या बचा अपने पास n1 प्लस n2 प्लस n3 जो हमारा एलसीएम था। तो ये होगा तीसरा केस।
N1 प्लस N2 प्लस N3 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो वो एलसीएम नीचे आ गया और ऊपर M1 N1 M2 N2 M3 N3, ये 100 ये 100 ये 100 कॉमन लिया, काट दिया 100 से, ये वाला 100। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये वाला जो आप फॉर्मूला है कब लगाओगे? अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तब हम ये सेकंड वाला केस वाला यूज कर लेंगे, और अगर हमें परसेंटेज ऑफ अबंडेंस तो पहला वाला केस यूज कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो बेटा आगे चलो, छापे स्टार्ट करो फटाफट। चलो बेटा अब अपने पास आता है केस नंबर 3, दो केस हो गए, केस थर्ड, केस नंबर थर्ड। देखो केस सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, छोटी बात है कोई। केस थर्ड, केस थर्ड तुमसे क्या कहता है? केस थर्ड तुमसे कहता है कि अगर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ मास परसेंटेज इज गिवन। क्या गिवन है अगर हमें क्वेश्चन में? मास परसेंटेज इज गिवन। अगर क्वेश्चन में मास परसेंटेज गिवन है मतलब हमें मास परसेंटेज दे रखी है और हमें मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। मान लो मास परसेंटेज अल्फा और बीटा, इधर M1 और इधर M2, कुछ भी मान सकते हो तुम इसे X1 X2 भी मान सकते हो, अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे दो ही ले, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा भी ले सकते हो। अरे यार ये तो डिपेंड करता है ना कि कोई भी सब्सटेंस के अंदर कितने नंबर डिफरेंट टाइप के आइसोटोप्स प्रेजेंट है, 2 टाइप के या 4 टाइप के, 10 टाइप के, कोई जो भी है। तो फॉर एग्जांपल मान लो ये आइसोटोप फर्स्ट हो गया तुम्हारा, ये हो गया आइसोटोप सेकंड। आइसोटोप फर्स्ट की मास परसेंटेज आपको दे रखी है अल्फा और सेकंड की दे रखी बीटा। देखो बेटा अब अगर हमें मास परसेंटेज गिवन है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने एम एवरेज का फॉर्मूला क्या निकाला है? हमने निकाला है M1 इंटू में N1 प्लस का क्या बेटा M2 इंटू में N2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? N1 प्लस का N2। मेरी बात सुनो यार, एक्चुअल में यहां पे जो तुम्हारे पास N1 प्लस N2 प्लस N3, अगर 3 आइसोटोप होते तो हम प्लस का M3 N3 भी लिखते और अपॉन में प्लस का N3 लिखते, लेकिन यहाँ पर 2 ही आइसोटोप है तो फॉर्मूले को यही रोक देंगे। अब अगर तुम्हें क्वेश्चन में मास परसेंटेज गिवन है, मास परसेंटेज का मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, और गिवन मास अपॉन मोलर तो मोल्स की बात हो रही है, यानी कि N1 निकाल सकते हो। N1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गिवन मास मतलब कि अल्फा अपॉन मोलर मास यानी कि M1। N2 निकाल सकते हो गिवन मास यानी कि बीटा, मोलर मास यानी कि M2। परसेंटेज का मतलब क्या? गिवन मास ही तो हो गया। अगर मैं तुम कहूं 100% में से 2% क्या गिवन है? मीथेन, तो 2% मतलब 2 ग्राम मीथेन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। अब क्या करो, वैल्यू पुट कर दो किसमें? देखो M1 की जगह M1 ही रहने दो, इंटू N1 की जगह पे क्या लिख देंगे? ये लिख देंगे अल्फा अपॉन में M1 प्लस M2 को M2 ही रहने दो, और इंटू में N2 को क्या लिख देंगे? बीटा अपॉन में M2, और अपॉन में N1 प्लस M2 की अगेन अल्फा अपॉन में क्या लिखेंगे? M1 प्लस का बीटा अपॉन में क्या लिखेंगे? M2। ठीक है, इससे ये वाला कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल। ठीक, अब बचा क्या अपने पास? अपने पास एम एवरेज का जो फॉर्मूला बचा वो बचा अल्फा प्लस का बीटा अपॉन में अल्फा अपॉन में M1 प्लस का क्या? बीटा अपॉन में M2। मुझे क्या बताओ, ये है क्या? अल्फा बीटा मास परसेंटेज है ना, और परसेंटेज का सम किसके बराबर होगा? 100 के बराबर। यानी कि वी कैन से दैट कि अगेन अल्फा प्लस बीटा जो है बेटा वो भी किसके बराबर होगा? 100 के बराबर ही तो होगा। परसेंटेज का सम 100 के बराबर, यानी कि मेन फॉर्मूला अपना क्या बन गया? अल्फा प्लस बीटा को आपने लिख दिया 100 अपॉन में अल्फा अपॉन में क्या आ गया बेटा? M1 प्लस बीटा अपॉन में M2। ये हमारा एम एवरेज का फॉर्मूला निकल के आ गया, एम एवरेज का। ठीक, चलो तो 3 केसेस आपके पास आ गए किसके? एवरेज मॉलिक्यूलर मास के, जबकि हमने जो एवरेज एटॉमिक मास निकाला उसका एक ही फॉर्मूला था, ठीक है ना। चलो, और तीनों केस कौन कौन से पता ही है, अगर मास परसेंटेज गिवन है, मोल परसेंटेज गिवन है, या फिर हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। जल्दी से इसे छापो, चले आगे, चलो आगे। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा था मोलर कंपोजिशन ऑफ पोल्यूटेड एयर इज एज फॉलोस, और तुमसे फाइंड क्या करवा रहा होगा? तुमसे कह रहा होगा एम एवरेज फाइंड करो। क्वेश्चन में एम एवरेज बताओ कितना होगा। ठीक है भाई, कर लेंगे। देखो मोल परसेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज ऑफ अबंडेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर हमें परसेंटेज ऑफ अबंडेंस क्वेश्चन में गिवन है, कौन सा फॉर्म लगाओगे? पहला वाला। कहां गया? कहां गया बेटा? कहां गया? जल्दी बता दे भाई, ये वाला। ये देखो, अगर हमें क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ अबंडेंस लगा दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम क्या निकालेंगे? M1 X1 प्लस का M2 X2 प्लस का M3 X3। ठीक है, तो आ जाओ वापस से। देखो तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है हमारे पास फॉर्मूला तो ये रहा, एम एवरेज का फॉर्मूला हो गया M1 X1 प्लस का M2 X2 प्लस का M3 X3। अब देखो यहाँ पे 4 प्रेजेंट है ना, आइसोटोप कितने? 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? M4 X4। जबकि हमने फॉर्मूला पढ़ा भी नहीं था, तो ध्यान रखना, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है यार। और अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक है ना। अब करना क्या है? देखो इसके लिए तुम्हें दे क्या रखा है बेटा? परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, मतलब ये X1 की वैल्यू है और ये तुम्हारा मास हो गया, तो मास हो गया 16, और X1 की वैल्यू भी कितनी हो गई बेटा? 16, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है? 14,
है ना, कह रहा है नाइट्रोजन 14 तो मास 14 हो गया। X2 की वैल्यू कितनी है 80, तो ये हो गया इनटू में 80 प्लस M3 कार्बन CO2 का निकाल लो बेटा, कार्बन का 12 और 8 दूनी 16, कितना हो गया, कार्बन का 12 हो गया और इसका अच्छा 16 दूनी 32 गलत लिख दिया मैंने, कार्बन का तो 16 होता ना, और कितने 2 है कार्बन, तो 16 दूनी 32, कितना हो गया 44। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 44। M3 की वैल्यू आ गई अपने पास 44 और इनटू में X3 तुमने दे रखा कितना 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस M4। अब इसका SO2 को निकाल लो, सल्फर का कितना होता है बेटा 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 में इंटू 2 कर दो 32, 32 कितना होगा 64, तो यानी कि इसका आ गया 64 और इसका अबंडेंस कितना दे रखा है 1%, इनटू में क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा 100। बस आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को सॉल्व करना है, इस कैलकुलेशन को, और आपका M एवरेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना, यहां से हमारा M एवरेज आ जाएगा। ठीक है भाई, 29 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, एक बार देख लेना। चले आगे, चलो 29.2 के आसपास आएगा। चलो भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन अ गैसियस मिक्सचर 2 मोल्स ऑफ CO2, 2 मोल दे रखे CO2 के, 1 मोल दे रखा है H2 का और 2 मोल दे रखे CO के कार्बन मोनोऑक्साइड से। अब देखो अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे, सेकंड वाला है ना M1 तो बस, तो M एवरेज अगर हमें क्वेश्चन में निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास M1 N1 प्लस का क्या M2 और N2 प्लस का M3 और N3 डिवाइडेड बाय क्या था फॉर्मूला अपने पास N1 प्लस N2, बस कुछ ना करो वैल्यू पुट कर दो। देखो यार M1, अब CO2 के लिए M1 अभी निकाल चुके, कितना होता है बेटा 44, ठीक है ना, दूसरा H2 के लिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और CO के लिए निकाल लो, इसका 12 इसका 16 कितना हो गया 26, 12 16 कितना हो गया, नहीं कार्बन का कितना होगा 12, इसका हो गया 16, 28 हो गया ना 28, इसका हो गया अपने पास कितना 28। बस तो अपने पास M1 की वैल्यू कितनी होगी, ये हो गया 44 इंटू में N1 कहा गया मोल्स कितने दे रखे 2, तो इंटू में 2 प्लस का M2 कितना है बेटा 2 और मोल्स कितने दे रखे 1, तो इंटू 1 हो गया, प्लस M3 कितना, M3 दे रखा 28 और इंटू में इसके मोल्स कितने दे रखे बेटा 2, 56 हो गया ऐसे ही, अपॉन में N1 प्लस N2 क्या होता है। अच्छा एक बात सुनो, N1 प्लस N2 नहीं होगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 होगा, क्योंकि यहाँ पे कितने ऊपर आइसोटोप दे रखे हैं 3 दे रखे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 यानी कि 5। आप सॉल्व जैसे ही करोगे आपका यहां से M एवरेज सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है ना, चलो चलें आगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a gaseous mixture of H2 and NO2 gas contains 66 mass percentage of NO2, what is the average molecular mass of mixture। मेरी बात सुनो, तुम्हें NO2 का मास परसेंटेज गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है मास परसेंटेज किसका, ऑफ किसका NO2 का दे रखा है, कितना दे रखा है 66, 66% है ना। अब अगर तुम्हें ये 66% दे रखा है तो मास परसेंट ऑफ बचा कौन सा है H2 का कितना होगा बताओ बेटा, 100 में से 66 44% बचा ना, तो ये हो गया 44%। टोटल कितना होता है, टोटल 100% होता है, इसका तुम्हें दे रखा है 66%, बचा कितना 44%। ठीक, अब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लास्ट वाला M एवरेज का। तो M एवरेज का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने लिखवाया था 100 अपॉन में क्या अल्फा अपॉन में M1 प्लस बीटा अपॉन में M2। सब कुछ क्वेश्चन में आपको गिवन है, M एवरेज यहां से निकाल लो कितना आ जाएगा। बस तुम्हें ये वाली बात ध्यान रखनी थी कि अगर हमें मास परसेंटेज दे रखा है NO2 का 66%, तो दूसरे वाले का कितना होगा, अरे यार टोटल 100 होता है, 100 में से 66% NO2 है, तो बचा हुआ कितना होगा 44%, वही तो H2 होगा, तो बस गिवन है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक अब यहीं पे फिनिश करते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो जल्दी से। ठीक है, और इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा परसेंटेज कंपोजिशन, नेक्स्ट 2 या 3 मैक्सिमम या 2 लेक्चर में जहां तक क्वेश्चन होगा ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।